नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। ये विषय है कि किस प्रकार से एक सुदृढ़ प्रपोज़ल लिखा जाना चाहिए, एक प्रोजेक्ट प्रपोज़ल कैसे लिखा जाना चाहिए। ये प्रपोज़ल प्रायः हम दाता संस्थाओं को या सरकार को सबमिट करते हैं ताकि उनसे हमें सहयोग, चाहे वित्तीय सहयोग हो या टेक्निकल सहयोग हो, वो मिल पाए। एक प्रपोज़ल को लिखने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इसको विधिवत एक पूरे बड़ा ही एक सिस्टम से हमें लिखना पड़ता है। इसके कई घटक होते हैं, कई चरण होते हैं। हर चरणों को आपस में कैसे मेलजोल ठीक से बैठे, हर बात को हम कैसे बता पाएँ, हमने अपना विज़न कैसे उसमें बता पाएँ, हम अपने ऑब्जेक्टिव प्रपोज़ल में किस तरह उसका विवरण दे पाएँ, हम किस तरह उस प्रोसेस या मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, या हम उसके अंदर किस तरह की एनालिसिस लगाने वाले हैं, और हमारी क्या टीम रहेगी, हमारा जो एनजीओ है उसकी क्या ताकत है इस कार्य को करने में। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोज़ल का गठन किया जाता है। तो अगले घंटे में हम प्रयास करेंगे कि प्रपोज़ल राइटिंग के जो विभिन्न पहलू हैं, जो बड़े गहरे पहलू हैं, उन विषयों पर हम लोग वार्तालाप करें, समझें और एक अच्छा प्रपोज़ल गठन करने में सक्षम हों। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, जैसे बात हुई थी, आज मैं कुछ विषय तो है ये वैल्यू चेन वाला, उससे हटकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जो जनरली हमारे एनजीओ मित्र हैं, साथी हैं, वो इस पर इतने तवज्जो नहीं दे पाते, किसी कारणवश देते भी होंगे, बट आई एम जस्ट, मेरे अनुभव से मैंने कुछ बहुत जानकारी कई पिछले वर्षों में इकट्ठी करी और एक किताब निकाली थी पिछले साल। ये वो किताब है, इसके बारे में, इस किताब से मैं सारांश आपको पेश कर रहा हूँ सिर्फ 2 सेशंस में। इसका हिंदीकरण करने का प्रयास में हूँ। हिंदी मुझे बोलनी तो आती है लेकिन टाइप करनी नहीं आती, बस वो दिक्कत हो रही है। सर, ये तो इंग्लिश में चल सकता है प्रपोजल का। प्रपोजल तो टेक्निकली इंग्लिश में ही होना पड़ेगा क्योंकि सबमिट तो आपको इंग्लिश में करना है। तो हिंदी में हाँ, लेकिन ठीक है, समझ के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ मूलतः। आइए, तो ये आज सेशन है सब, 2 सेशन हम प्रपोजल राइटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला सेशन जो है इसमें हमने, जिसमें कि हर प्रपोजल में, प्रपोजल मतलब परियोजना प्रस्ताव का प्रारूपण, एक प्रपोजल जो फंड रेजिंग के लिए, ये प्रपोजल जब मैं यहाँ कह रहा हूँ ये फंड रेजिंग के लिए, किससे रेजिंग, कैसे रेजिंग, आगे आएगा। तो फंड रेजिंग में क्या कुछ होना चाहिए, ये 2 भागों में मैं आपके साथ आज बात करूँगा। पहला भाग ये है हमारा, जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं, और उसमें क्या चीज़ें मैं 4 कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विकास की संस्थाएं कौन कौन सी आज हमारे देश में हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैक्रो व्यू रहेगा। आप विकास की संस्थाओं का एक अंग है, लेकिन और भी क्या बातें वो भी समझेंगे। फिर मैं आना चाहूँगा मूलतः एक प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, परियोजना की परिभाषा क्या है। अगर आपने ये कर लिया तो समझिए 25% काम आपका क्लियर हो गया। किस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हैं, ये अपने आप में मेरे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो हम बात करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे राज की बात जो है, प्रोजेक्ट प्रपोजल को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, संस्थाएं किस बात पे नंबर देती हैं, किस बात पे नंबर नहीं देती हैं, किस बात पे नंबर कट जाते हैं, किस बात पे नंबर मिल सकते हैं, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। और अंततः टेक्निकल प्रपोजल के क्या हिस्से होने चाहिए, ये हिस्से आपके साथ शेयर करेंगे, और ये पीपीटी में आपको दे के जाऊँगा और समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आगे हम लोग जैसे भी प्रपोजल राइटिंग या जो भी, जहाँ आपको मेरा सहयोग की आवश्यकता होगी, हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, बट राइट। तो ये है सब। हाँ, ये मैंने अपने जो पिछले 25, 30, 40 साल में प्रोजेक्ट प्रपोजल की काम की, उसके बेसिस पर ये किताब लिखी है, और ये किताब काफ़ी चली है, और ठीक है, काम की इसमें काफ़ी मसाला है। आपको भी अगर पसंद आएगा तो लीजिएगा, लेकिन इसी का निचोड़ मैं अगले 2-2.5 घंटे में आपके साथ रख रहा हूँ। हाँ जी, अब यहाँ कहानी हमारी आती है, सब एक बात को क्लियरली समझ लें। क्या समझ लें, मुझे सब पैसा चाहिए काम करने के लिए। पैसा इसलिए नहीं चाहिए मुझे कि काम करना, मेरे को विचार है, मेरे पास आइडिया है, या मेरे पास कुछ करना चाहता हूँ इसलिए चाहिए, या मुझे कोई काम दे रहा है। तो जिस एजेंसी से पैसा मिलता है उसको हम डोनर एजेंसी कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म में हम सबको कहते हैं डोनर हुए, कि इन्होंने आपको पैसा देना है, चाहे 1 रुपये दें, चाहे 100 रुपये दें, करोड़ दें, लग दें, जो भी हो। जो हमारे CSR वगैरह में रेज करते हैं उसको डोनर एजेंसी बोलते हैं। एक दूसरी रहती है जब हम लोग हैं, जहाँ एप्लीकेट एजेंसी है। एप्लीकेट एजेंसी कौन हुई, हमने एप्लीकेशन बनाकर प्रपोजल दे रहे हैं कि साहब मैं यहाँ कृषि के ऊपर, इरिगेशन में इतने वर्ग लोग हेक्टेयर में इतने किसानों के साथ कार्य करूँगा। तो ये अलग कहानी हुई जी। ये एक रूपरेखा बांध रहा हूँ कि प्रपोजल के ऊपर आगे कैसे हमने कार्य करना है। चलिए नेक्स्ट। तो आइए, मैं आपके लिए कुछ 3-4 परिभाषाएं ढूंढ के लाया हूँ जो इंटरनेशनल लेवल की हैं। ये एक लंबी सी परिभाषा है, लेकिन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट्स ने किसी से, उनकी मैं उठा के लाया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मैं
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिससे हम अंग्रेजी सीखे हैं, एटलीस्ट हम जब बचपन से सीखे हैं, वो क्या कहता है, प्रोजेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए बड़े सुंदर, बड़ी अच्छी भरी भाषा दी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, बोलिए। Oxford Dictionary defines a project as an individual or collaborative enterprise that is carefully planned to achieve a particular aim. देखिए ये क्या कहता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है साहब, मैं या मेरे साथियों के साथ मिलकर हमारा जो प्रयास है किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करना, वो एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो, कि एंड मैं और मेरे साथियों के साथ, हो सकता है मैं अकेला भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे 10 आदमी की ज़रूरत है, मैं अकेला भी अपने आप में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने साथियों के साथ भी कर सकता हूँ। एक कोलैबोरेटिव एंटरप्राइज दैट इज़ केयरफुली प्लान्ड, बहुत ध्यान से सोची समझी गई रणनीति के तहत वो मैं कार्य करता हूँ, और जो पर्टिकुलर एम है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, मेरा डिलीवरेबल है, उसको मैं अचीव करूँ। ये भी एक बड़ी अच्छी परिभाषा है। प्रोजेक्ट की बात समझ रहे हैं? चाहिए एक तीसरी परिभाषा जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। PMBK पढ़ो पढ़ो। PMBK defines a project as a temporary endeavor with a beginning and an end. It must be used to create a unique product, service or result. यस, आइए जनाब, मुझे ये परिभाषा क्यों पसंद है वो भी बताता हूँ, जरा दिमाग लगाइए। तीनों परिभाषा अलग अलग बातें कह रही, कह तो वही रही है। प्रोजेक्ट PMBK एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैंकिंग नॉलेज है, बहुत बड़ा, पूरे दुनिया में वो प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े डिप्लोमा डिग्रियाँ रिसर्च करते हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ टेम्परेरी एंडेवर, प्लीज़ माइंड यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया हूँ मैं आपके लिए, ये सही बात है। टेम्परेरी एंडेवर मतलब कुछ समय के लिए एक प्रयास है, कुछ समय के लिए प्रयास है। अब वो समय चाहे 6 महीने है, चाहे 1 साल है, चाहे 6 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 15 साल, ये डिपेंड कर सकता है। कुछ समय का प्रयास, ये नहीं हमें आज मैंने प्रोजेक्ट कर दिया तो अंततः तक वो चलता रहेगा सर, 50-100 साल तक चलेगा, ये नहीं है, ये वो प्रोजेक्ट नहीं होगा। प्रोजेक्ट उसकी एक लाइफ टाइम है। हाँ, लाइफ टाइम है, ठीक है जी। बल्कि आगे बढ़ते विद ए बिगिनिंग एंड एंड, मतलब उसका एक शुरुआत है, आज की डेट से शुरू हो रहा है साहब 29 अक्टूबर से, और फलानी डेट तक चलेगा, तो बिगिनिंग भी है, एंड भी है। एंड इज मस्ट, प्रोजेक्ट हमेशा नहीं चलता रहेगा, उसका एक अंत में एक तारीख होगी या समय अवधि होगी। टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, क्या वो क्या करना चाहते हैं प्रोजेक्ट से हम, एक यूनिक, एक बड़ा अनूठा, एक बड़ा नया, एक बड़ा आयाम सा कोई सर्विस मतलब मैंने चाहे टीकाकरण का काम करा रहा हूँ, चाहे मैं एजुकेशन का काम ही करा रहा हूँ, उसमें कोई चीज़ बन के तो निकल नहीं रही ना, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो एक सर्विस हुई। या ए प्रोडक्ट मतलब हाँ मैंने पेड़ लगाए, अब आम निकलने लग गया, या फसल लगाई तो गेहूँ कटने लग गया, तो सर्विस और प्रोडक्ट दोनों निकल के आए। ये भी प्रोजेक्ट की एक परिभाषा है, तो इसको हिंदी करेंगे, लेकिन मैंने जस्ट समझाने के लिए, यानी कि हर प्रोजेक्ट का एक शुरुआत होगी, अंत होगा, उसका अंत में एक प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगा और टाइम बाउंड होगा। बाकी चीज़ें आपने बीच की सारी भी चीज़ें लिखाई, ठीक है, लेकिन ये मूलतः बीच की सारी चीज़ें प्रपोजल में आएंगी, ये प्रोजेक्ट की परिभाषा में नहीं आ रही। प्रोजेक्ट तो सिंपल इतनी सी बात है। इसमें कुछ सवाल या सुझाव हो आपके, प्लीज़, एनीथिंग, हम बोलना चाह रहे हैं कुछ? चलें आगे, चलिए जी। हाँ, अब आगे बात साहब, एक प्रोजेक्ट का कंपोनेंट क्या, कितने घटक होते हैं परियोजना के, बताएंगे सर? एक प्रोजेक्ट की बात करी, कुछ हमने परिभाषा भी समझ ली, अब इसके 5, 4, 6 घटक हो सकते हैं। हर आदमी अपने ढंग से सोचता है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ घटक जो यूनिफॉर्म है पूरे दुनिया में, उसको ढूंढ के लाया हूँ। कुछ आइडिया? एक प्रोजेक्ट की सब बातें बताइए, ये कंपोनेंट ही है। चलिए, आई थिंक लेट्स नेक्स्ट। मेरे हिसाब से 6 सब कंपोनेंट एक प्रोजेक्ट के ज़रूर होते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन, किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होगी साहब, आप ऐसी बना के भेज दो, मैं कर लूँगा, होगा, देखेंगे, हो जाएगा, आप कर देंगे, वो एक अच्छे प्रोजेक्ट की निशानी नहीं है। दूसरी बात, रिसोर्सेस, इसका काम करने के लिए मेरे को क्या ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस या टेक्निकल रिसोर्सेज की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करने के लिए मुझे तो यहाँ संसाधन चाहिए, वो संसाधन मानवीय भी हो सकते हैं, तकनीकी भी हो सकते हैं और वित्तीय भी हो सकते हैं। ये चीज़ें प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है साहब। ये तीनों 6 चीज़ें जब तक मैं प्रोजेक्ट में ठीक से डिफाइन नहीं करूँगा तो मैं आधा अधूरा रोटी सब्जी बना के दे रहा हूँ। तीसरा, टूल्स मतलब वो हथौड़ा वथौड़ा नहीं कहना चाह रहा,
नहीं उपकरण का मतलब यह मैं कैसे करूँगा, मतलब क्या वो टूल्स क्या चाहिए। हाँ, अब मुझे टीकाकरण करने के लिए तो मुझे सब टीकाकरण के वो चाहिए टूल्स, या खेती करने के लिए मुझे ट्रैक्टर या आज का ड्रोन की नई चल रही है वो चीज़ें चाहिए। तो वो टूल्स भी होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस विषय के ऊपर आप स्विच रहे हैं। ठीक है जी। फिर टीम चाहिए साहब। मैं अकेला शायद, वो अकेले वाले तो बहुत रेयर हो गए प्रोजेक्ट। ध्रुव जी अकेला जितने भी अच्छे हों, कितने भी कर्मठ हों, कितने भी लगे रहें, लेकिन एक टीम की आवश्यकता चाहिए होती है। और मैं अपने 40 साल के तजुर्बे में ये कहता हूँ साहब, एक गुड टीम, यानी पता इंग्लिश में बोल, हिंदी में कैसे बोले, अच्छी टीम का जिस दिन चयन हो जाए, सोचिए आपका 90% काम हो गया। मैं अपने अनुभव जैसे जैसे आपको बताऊंगा तो शायद आपको पता चलेगा। मेरा मानना है कि जिस दिन ध्रुव साहब ने अपने एक अच्छी टीम का गठन कर लिया, इनके प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो गया साहब। बाकी तो समय अब के साथ पूरा हो जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ, अपनी बार मेरे अपने तौर से मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है 25 प्रोजेक्ट्स की जो मैंने करें। मगर ये कह रहा हूँ, ये इसलिए आप अगर सीईओ हैं, जो भी हैं, करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम को गठन करने में प्रयास करें। थोड़ा सोचें यार, ये नहीं, ये बंदा आवश्यक है, ये करना मूलभूत, मेरी नींव इसके ऊपर है। फिर मेरे प्रोजेक्ट में मेरे ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मैं आज भी ऐसे प्रोजेक्ट देखता हूँ और अभी भी देखता हूँ, आपके तो किसी के नहीं देखे, हम गरीबी हटा देंगे साहब। अरे गरीबी हिंदुस्तान 100 साल 75 साल में नहीं हटा पाया, और तुम और मैं क्या कर लेंगे भाई? हम सबका स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, रोजगार दे देंगे। ऐसे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने। मैं 10,000 महिलाओं के साथ कार्य करके उनको स्वयं सहायता समूह में परिवर्तित करूंगा, ये क्लियर ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस महिलाओं का सशक्तिकरण हो। हाँ, मैं भी साथ में कह दूँ नहीं, ये सशक्तिकरण होगा, इनकी आय बढ़ जाएगी, इनका काया पलट हो जाएगी, इनके समाज में बला बला। अरे यार, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव मेरे क्लियर होने। हो सकता है प्रोजेक्ट में मेरे 2-3 ऑब्जेक्टिव हो, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। मेरी इस किताब में मैंने बहुत एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, मैंने सारे एग्जांपल, एक इसके अंदर 160 मैंने एग्जांपल दिए हैं जो एक्चुअल मैंने उठा के, उनका नाम जरूर चेंज कर दिया, नहीं तो मुझे पकड़ लेंगे वो सरकार कि हमारा उठा के ले गए आप। लेकिन दैट इज़ इट। देन इसमें मेरे में ये भी माना जाता है कुछ टेम्परेरी, कुछ क्षण के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है, कुछ क्षण के लिए मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, कुछ क्षण के लिए मुझे कैमरे की आवश्यकता है। तो टेम्परेरी नीड्स भी हो सकती हैं, टेम्परेरी व्यक्तियों की नीड हो सकती है, कंसल्टेंट की आवश्यकता हो सकती है, रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कुछ नीड के लिए। तो एक अच्छे कंपोनेंट और प्रोजेक्ट को बनाते समय अगर हम इन बातों को भी ध्यान रखें तो शायद अपने आप सब चीज़ें फिट होती चली जाएंगी। सब चीज़ें आपके पास हैं, सब आपके जहन में हैं, डाल के उसको ठीक से तड़का लगाना है हमको। ठीक है जी, चलिए आगे। इसको हम हेल्पिंग हैंड्स भी कह सकते हैं। पीछे भी, कैन वी गो बैक प्लीज़? हाँ, आप नाम कुछ भी कह लीजिए। देखिए, ये तो ये मैंने अपने तजुर्बे से शब्दों को, और मैं ये नहीं कह रहा ये तस्वीर ही सही है और ये गलत है। आप जो मतलब जो भी, ये तो सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये, हाँ बस, आप जो भी तस्वीर नाम जैसा करना चाहे, लेकिन कंपोनेंट होना ज़रूरी है सर। नहीं तो अधूरे अधूरे रहेंगे। आपकी जो प्रपोजल जा रहे हो वो कहते हैं अरे यार केयर वाले ने नहीं दिया, अरे यार उसने एनजीओ ने दिया, सर CSR में नहीं मिला, वो बेवकूफ़ है, गधा पैसा मांग रहा था। क्या मेरा प्रपोजल भी ठीक है कि नहीं? मैंने इन बातों को देखा था, नहीं देखा था? पहले मैं वो तो देख लूँ, फिर मैं जाके उसको गधा पकड़ूंगा। वी कैन डू दैट। तो EIRP में क्या फ़र्क है? आइए साहब, पहले नेक्स्ट, कैन वी हैव ए स्लाइड? ये सब प्रैक्टिकली जो मेरे हाथ से निकले हुए तरीके मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहला स्टेज होता है, जैसे मेरे मित्र कह रहे थे, इसमें सरकार की तरफ से, CSR की तरफ से, XYZ से जिसने भी हैं वो पेपर में ऐड आएगा या नेट पे ऐड आएगा, हम ये कार्य करवाना चाहते हैं। ठीक है, खेतीबाड़ी का काम कराना चाहते हैं, या हम इतने स्कूलों में कंप्यूटराइजेशन कराना चाहते हैं। आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजिए। ठीक, तो आप अपना इंटरेस्ट भेजेंगे। ठीक, सिंपल 4 से 8-10 पन्नों में। EOI में RFP में कितना फ़र्क है? कम से कम मैंने 10 पन्ने अपनी किताब में लिखे, वो सारे 10 पन्ने तो नहीं लाऊंगा, ब्रीफ में बता रहा हूँ। EOI होता है सिर्फ पूछने के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हो ध्रुव साहब? आप इंटरेस्टेड हो? तो ध्रुव साहब अपने मार्क्सरी NGO के बेसिस पर 4-5 पन्ने, बस 50-60-100 पन्ने नहीं, उसके बेसिस पर बनाएंगे जी मेरा इसमें तजुर्बा रहा है, ये मेरी संस्था है, ये हम काम करते रहें। ठीक है, और आपको उसमें कैसे लिखना चाहिए, आपकी संस्था की कैसे अपने गुणगान ठीक से कर पाएँ, मैंने एक स्लाइड आपके लिए अलग से बनाई है जो मैं बताऊँगा, वो ज़रूर आप घट के जाइएगा, क्योंकि आपने अपने को ठीक से प्रेजेंट करना ही अब बहुत बड़ी बात है। EOI करने के बाद जब मैं, अगर मैं मानिए कि मैं UNDP हूँ या वर्ल्ड बैंक हूँ या भारत सरकार हूँ, मेरे EOI में मेरे को 50 एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशन मतलब इंटरेस्ट आया कि हाँ सब हम काम करना चाहेंगे। मैं उनकी छटनी करूँगा, स्क्रूटनी करूँगा, पैरामीटर्स देखूँगा
और कंसल्ट और 6 या 7 EOIs को मैं फाइनल करूँगा, 6 या 7 बस पक्का ही। नेक्स्ट प्लीज़। जब मैं ये 6 या 7 EOI कर लूँगा, हो सकता है उसमें इनका नाम हो, इनका नहीं हो, इनका हो, पता नहीं, वो तो करने के बाद है, उनको मैं RFP इशू करूँगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आपके पास अगर RFP का आ जाता है तो खुश होना चाहिए, लड्डू आधा लड्डू तो बांटी देना चाहिए यार, कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुँचे। मैं तो हर कदम को सेलिब्रेट करने को मानता हूँ। RFP फिर बहुत डिटेल्ड प्रपोजल होता है, मार तमाम, उसमें 100, 150, 200, 250, 300 पन्ने लगाने पड़ेंगे और उसमें हर चीज़ पूछी जाएगी। अच्छा आप कैसे करोगे ये काम, क्या ऑब्जेक्टिव्स होगी, क्या मेथोडोलॉजी होगी, आपकी टीम क्या होगी, टीम के सदस्यों का क्या नाम है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसा है, पास्ट एक्सपीरियंस, मार तमाम बहुत पूछा जाता है। उसको बोलते हैं RFP। RFP बनाना आसान काम नहीं है। ये जनरली वर्ल्ड बैंक, जायका जो या बाकी EDB वगैरह, ये लोग RFP जब बनवाते हैं पूरा फॉर्मेट लिखा होता है और ये 100, 150, 200 पेज तक जाता है। इसमें ऐसे करना पड़ता है। डरने की बात नहीं, 200 पेज से डरिए मत। आप सब ने जो काम जो मुझे सुबह बताए, आप सब ने काम कर रखा है, बस उसको पेश करने का तरीका ठीक होना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैंने जितना सुना सुबह आपसे, मैं चाहूँगा फील्ड में आपके साथ और समय बताऊँ, लेकिन RFP बनाने का तरीका हमें एक बार आ जाएगा, देन वी आर गुड टू गो फॉर एनीथिंग। तो पहला स्टेज EOI होता है। अगर मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए तो फिर वो मुझे RFP भेजेंगे मुझे, वो RFP भेजेंगे और फिर मुझे भर के 1 महीने के अंदर या जो भी 4, 6, 5, 6 हफ्ते के बाद वो हमको देते हैं। क्लियर है यहाँ तक कुछ? अभी तक हमने फटाफट जो स्लाइड कर ली, उसमें कोई सवाल? ये पूरे आपकी ज़िंदगी का, मेरा आपका प्रपोजल राइटिंग का अमरबाण है या सारांश है, जो भी है। ठीक है जी, इसको थोड़ा समय लगाते हैं, समझते हैं। एक प्रपोजल लिखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरी। इंट्रोडक्टरी कंपोनेंट्स, यानी शुरुआत के, हिंदी में यार आप बताते जाना मुझे, ये शुरुआत में इंट्रोडक्शन के में क्या लिखना चाहिए, ये सब बातें। ये परफेक्ट प्रपोजल मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कम से कम 100, 200, 300 प्रपोजल ज़िंदगी में देखे होंगे, उनके बेसिस पर। और हाँ, ये किताब शायद हिंदुस्तान की पहली किताब है जिसमें इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह मैंने डाली है। तो पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए अभी बताता हूँ। दूसरा, ये टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं। एक प्रपोजल में टेक्निकल बातें क्या होती हैं, वो एक कंपोनेंट होता है, राइट। और फिर क्या होता है, फाइनेंशियल कंपोनेंट, राइट। ठीक है सर, कुछ प्रपोजल राइटिंग में बातें कुछ ज़्यादा भारी तो नहीं हो गई? भारी होगी लग रहा है। तो मेन पॉइंट है ये सारा कुछ है, मतलब दिस एक स्लाइड में सब कुछ मैंने कह दिया है। और आप भी एक स्लाइड, ये जब भी लिखने बैठें या समझें या जानें या परखें, ऐसे देखना है। हाँ, ये चलो एक एक बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी लेटर में लिखना है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर मतलब सर जरा हिंदी करते जाइए मेरे लिए, समझ आ रहा? ठीक, ओके। तो जनाब नहीं, मतलब मुझे, मेरा मतलब मेरी तमन्ना है कि सब तक ये बात समझें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। कवरिंग लेटर साहब ऐसी चीज़ है जो कि मेरी इंट्रोडक्शन है, मेरा चेहरा है। लेटर ही मैंने ख़राब लिख दी तो अंदर तो फिर ध्रुव बोले क्या ये कर रहा था, अंग्रेजी के 4 स्पेलिंग गलत और इसका लिखना क्या चाह रहा है, किसको एड्रेस किया है, साइन कैसे, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। आप बहुत अच्छा प्रपोजल लिख दिया, सब बढ़िया कर दिया, वगैरह कर दिया कवरिंग लेटर में। ये बहुत छोटी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं। फिर कवर पेज हमारा क्लियर से होना चाहिए, लेटरेट बना है, ठीक ठाक है, एड्रेस है, पता चला सब एड्रेस है जो 6 साल पहले था, उसके बाद तो हम कहीं और चले गए, या ईमेल फ़ोन नंबर डाला हुआ है, पता नहीं 15 साल पहले का, वो अपडेट नहीं किया हमने। ऐसे देखा मैंने, पक्की बात देखी, ईमेल एड्रेस ही नहीं डाला। आज के डेट में अगर कोई प्रपोजल या कवरिंग लेटर ईमेल नहीं है या वेबसाइट नहीं है तो आप तो फिर बहुत लल्लू हो जिसका ईमेल नहीं है ना। कवर पेज में ये सब बातें क्लियर हैं। आप लोग कैसे हिंदी में लिखिए बेशक, एक ज़रूरी मैंने कहा इंग्लिश में लिखे, लेकिन हमें क्लियर कट हर बात का ध्यान रखना है। ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है कि नहीं लिखा, लिखना है तो ठीक लिखा होना चाहिए। बट ऑल दोज थिंग्स आर वेरी स्मॉल, बट हमको उस बात पर तवज्जो देना है। फिर ये चीज़ आ गई सब इंडेक्स। सब करने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद मुझे इंडेक्स बनाना चाहिए। इंडेक्स क्या टॉपिक है, क्या पन्ना नंबर है, क्लियर रिलेट होना चाहिए। नहीं करते 99% लोग इसको नहीं, इंडेक्स बनाते नहीं, मैं बता रहा हूँ, चले जाते हैं। अब जहाँ 100, 200, 250 पन्ने जिसको पढ़ने हैं, ऊँचा बड़ा सीनियर अधिकारी तो उतना टाइम नहीं है उसके पास। वो देखना चाहेगा कहाँ देखा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यार, तुमने इंडेक्स में देखा पेज नंबर 83, चलो 83 चल के देखते। अच्छा टीम कहाँ लिखी है 54 पे, वो पढ़ते रहते भाई नॉनसेंस यार, जाने दो। ये सही, मैं भी ऐसे ही करता था साहब, मतलब सच्ची बात है। जहाँ मुझे एक दिन में 50 प्रपोजल करने हैं तो मैं क्यों, मतलब समझिए ना, मैं भी इंसान हूँ। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए इंडेक्स बनानी ज़रूरी है। इंडेक्स में ना केवल वो चीज़, बल्कि हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स भी देनी चाहिए।
मेरी उसमें प्रपोजल में लिस्ट ऑफ टेबल हो, कितनी भी टेबलें डाली हो उनका लिस्ट बनाइए, जितनी भी फिगर फ़ोटो वगैरह कुछ डाली मैंने उनकी फिगर नंबर होना चाहिए। आप मेरी किताब या बाकी खोल के देख लीजिएगा, सबको अंदाज़ा आएगा। ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी है। एक ये चीज़ अक्सर नहीं हम डालते हैं सर, ये भी बहुत बड़ी कमी है। वैसे तो डालते नहीं है लेकिन कुछ डालते हैं, एब्रीविएशंस मतलब वो गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म, हाँ शॉर्ट ऑफ फॉर्म फुल होना चाहिए। आपने तो समझ लिया एसएचजी, तो भैया मुझे एसएचजी तो सबको पता है, कई लोगों ने लेकिन जहाँ ऐसी संस्था या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे बंदे पास पहुँचा, जैसे सीएसआर वाले घर पहुँचा, उसको एसएचजी की ज़िंदगी में नहीं सुना, बोला क्या लिखा है यार, ऐसे समझ नहीं आता, बकवास। और ये अच्छी लेख का एक निशानी है, आपको एब्रीविएशंस लिखनी चाहिए। एब्रीविएशन समझ रहे हैं, एक मेहनत की काम है, लेकिन एक बार तैयार कर रख लो तो हर जगह काम आते हैं यार। ये तो हमारी वही तो सब बातें हैं, वाटरशेड क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, गवर्नमेंट यूपी क्या है, लेकिन वो सब चीज़ें नाबार्ड की परिवार मतलब एब्रीविएशन है, और दो थिंग्स हमें रहनी चाहिए। यस, और इन सारों का एक सारांश एग्जीक्यूटिव समरी जो आधे पेज या पौने पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर। अगर आपका एक पेज से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव समरी हो गई तो प्रपोजल रिजेक्ट, मैं तो रिजेक्ट कर दूंगा। आप पूरी बात आपको कम शब्दों में आधे पेज पौने पेज में होना चाहिए। दैट इज़ द रियल आंसर टू योर सिलेक्शन ऑफ एन एनजीओ। ठीक है, ये समझ रहे हैं? इसमें कोई बात या कोई सुझाव? एग्जीक्यूटिव समरी मेरे हिसाब से सारे काम में सबसे कठिन है। आपने ये तो 200 पेज में पूरे कर दिए, 200 पेज को एक पैराग्राफ में लाना माने रखता है सर, बिल्कुल। उसमें बड़ी माथापेची करनी पड़ती है, और आप एज ए हेड ही कर सकते हो जिसने पूरा लिखा हो। इसने अगर एक सेक्शन किया, इसने एक सेक्शन किया, इसने एक सेक्शन किया, नहीं कर सकते। एक बार सर प्रपोजल हमारा वापस आ गया था जी, केवल हमने यही नहीं लिखा था। देख लीजिए। उन्होंने बोला प्रपोजल आपका बढ़िया है, बहुत डिटेल्ड है, सब कुछ है, समरी का एग्जीक्यूटिव समरी का। बोले हमने कहा सर उसमें क्या लिखना है कि वो तुम जानो। हाँ नहीं, बात करेक्ट। ये मतलब ये मूलतः मैं इसलिए सब बता रहा हूँ, क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे 300 400 500 प्रपोजलों को स्क्रूटनी भी करी है, बनाया भी है, लिखा भी है, तब देखा भी है। नाबार्ड में भी देखा, वर्ल्ड बैंक में देखा, यूएनडीपी में देखा, भारत राजस्थान सरकार में देखा। तो ये बातें देखनी ज़रूरी है। ठीक है जी। अब ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसको संक्षेप में आगे स्लाइड्स में हम कवर करेंगे, किंतु ये समझ लिया और कर लिया हमने तो हमारी नैया पार हो सकती है। सबसे पहले लिखते हैं हम सिचुएशन एनालिसिस, फिर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आने वाला है, मैं थोड़े में संक्षेप में बताऊंगा। और जो हमारा असली बजट, ठीक है, मानिए सर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बजट में हर रुपये आप मांगिए, जितना मांगना, जो कुछ मांगना है मांगिए, मैं मना नहीं करता, हमने भी करा है, लेकिन हर चीज़ का रैशनल होना चाहिए। मैंने इनको लिया 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 3 साल के, क्यों लिया? मेरा प्रोजेक्ट में ये इरीगेशन एक्सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, मेरे इरीगेशन का तो काम सिर्फ 4 महीने का है और मैं 1 साल की सैलरी मांग रहा हूँ इनको, गलत है यार। अच्छा, दूसरा, मुझे वाटरशेड का किसी चीज़ की यूनिट कॉस्ट माना 10,000 रुपये पर हेक्टेयर है, मैं मांग रहा हूँ 50,000 रुपये पर हेक्टेयर। अगर मैं 50 मांग रहा हूँ तो क्या लॉजिक है? 10 का 40,000 रुपये क्यों फालतू मांग रहा हूँ मैं? हर चीज़ की आप जितनी जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, आपके जेब में उतने नंबर चलते चले जाएंगे। हमें सबका दिल करता है सर 10 की बजाय 12 मिल जाए या 15 मिल जाए। लेट अस बी प्रैक्टिकल। जब तक ये बात नहीं हम एक्सप्लेन कर पाएँ, जस्टिफाई करना है बजट और बड़ा मेटिकुलसली बनाना है। मैंने बजट का एक प्रपोजल सर एक्सेल में बना दिया है, वो ऐसा है, ऑटोमेटिक वाला है, वो भी रामबाड़ा। आप मुझे अगर चाय पिलाएंगे फालतू तो दे के जाऊँगा आपको, जिसमें आपको सिर्फ वो चीज़ें डालनी है और ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। भाई फिर भी थोड़ी बहुत हर एक्टिविटी अलग होती है, किंतु उस बात के क्लियर हमें समझना चाहिए। बजट के बाद सर अक्सर ये भी बातें नहीं बोलता प्रोजेक्ट। भारत सरकार या यूनाइटेड नेशंस या बाकी चीज़ों में अगर ऑडिट के बारे में आपने नहीं लिखा, भैया आप तो कुछ फर्जी आदमी हो, अपने काम को। हाँ आज भी हम लोग कब लिखते हैं कि मतलब इंटरनल क्या होगा, external हाँ, क्या क्या होगा, मैंडेट, हाँ क्या कंकरेंट क्या होगा, और हाँ स्ट्रक्चरिटी क्या होगा, ये 2 लाइनें लिखनी है। आप लिखिए कंकरेंट ऑडिटिंग किया जाएगा, महीने में ऐसा होगा, और साल के एंड में हम स्ट्रक्चरिटी ऑडिट कराएंगे, बस ये लिखना है। नहीं लिखा मैंने, लिखने की थी 2 लाइनें तो लिखनी है, मगर ये लिखना ज़रूरी है। 2 शब्द लिखते हैं ऑडिट फीस। नहीं, वो फीस तो है। ये ऑडिट मैं कराऊंगा, ये इतनी अवधि में होगी और ऐसा होगा। मतलब इससे क्या होता है ना, मुझे आपकी मतलब विश्वास तो बढ़ जाती है। हाँ यार, ये बंदा सही कह रहा है, चलो अपना ऑडिट करवा रहा है, तो मैं कहूँगा छान लो यार, देख लो यार मेरे पे क्या देखना है, नथिंग रॉन्ग। एक आम आदमी पूछता है कई बार, आप फंड लेते हो, पीरियड चलाते हो, एनजीओ चलाते हो, हाँ ठीक है, आपको ऑडिट होता है क्या? बस लोगों को ये नहीं पता है। तो कितनी बार होता है? ऑडिट होता तो ऑडिट बोल रही है। हाँ, नहीं, वो तो- कितना आप बार भी होता कह है सकते कि हाँ होता साल में होता कितनी बार तो बोल बोल रही रही बोल है रही है।
किसने किया आपका फंडर ने? एक एनजीओ के नाते मेरे को तो अभी 2 साल हुए एनजीओ चलाते, वैसे काम तो मैं 40 साल से कर रहा हूँ। मैं अपने एनजीओ में पहले से दिन से ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट सीए से सर्टिफाइड और प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें 2-4 फोटो अच्छी बड़ी जो मैंने बना के रखी, ये तो हर हालत में होनी चाहिए। ये तो है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी पूरी होनी चाहिए, ऑडिट शीट होनी चाहिए, सीए से सर्टिफाइड आपकी बैलेंस शीट होना चाहिए। ये तो करते होंगे आप लोग, लेकिन ये रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए आपके पास। किसी दिन कोई बोले निकालो भाई दे, तो कहानी खत्म। तो ओके, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक छोटी सी बात है जिसमें ठीक है, ध्रुव साहब को हमने 50 लाख दे दिया या 2 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, ध्रुव साहब बोलेंगे साहब ये पैसा मेरे इस अकाउंट में आएगा, इसका डेलीगेशन अथॉरिटी होगा कि मैनेजर ये और ये हम निकालेंगे और इसमें इस तरह के हम वाउचर लगाएंगे, वाउचर यहाँ से पास किए जाएंगे और इसकी वापस यूटिलाइजेशन हम चेक करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीज़ हमें आनी है, तो वो हमें एक्सप्लेन कर देनी है। और एनेक्शर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एनेक्शर्स मतलब जब इतनी चीज़ें लिख रहे हो, हर बात का एनेक्शर, आपके रजिस्ट्रेशन का एनेक्शर, आपके एक्सपीरियंस का एनेक्शर, सब लगाइए ना। ईओए में नहीं लगता, ईओए में कोई एनेक्शर नहीं लगेगा, वो तो 4 पन्ने लिखना है। आरएफपी में लगेगा, जहाँ दूसरे प्रपोजल में है वहाँ लगेगा। ठीक है जी, चलें आगे। ये मैं आपके लिए कुछ बात बता रहा हूँ, आपको अपने बारे में कैसे बोलना। अभी आपने परिचय सुबह सबने दिया, बहुत बढ़िया परिचय दिया, काम कर दिया, सब कुछ अच्छा है। प्रपोजल में क्या इन बातों का ध्यान रखना है सर, ये मेरा बहुत निजी तजुर्बा है जिसको मैं निकाल के आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, बी कंस्ट्रक्टिव इन योर लैंग्वेज एंड अवॉइड ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपनी जब प्रस्ताव लिखते हैं, हमें किसी और संस्था या सरकार या नियम या किसी पॉलिसी के क्रिटिसिज्म नहीं करना है सर। वो बेशक ख़राब हो और बेकार हो, नहीं, मुझे पॉजिटिविटी दिखानी अपने प्रपोजल लिखते समय, कवरिंग लेटर में, कहीं भी मुझे अपना ही ठीक हित बताना, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो बुरा कहने की क्या ज़रूरत है भाई, वो नीति क्या ख़राब है इसे क्यों कहना। नहीं साहब, हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी ख़राब है इसलिए मैं ये प्रपोजल कर रहा हूँ, ये नहीं। आप कहिए मैं अपनी देश की एजुकेशन पॉलिसी को बेटर कैसे करने का प्रस्ताव दे रहा हूँ, बात दोनों एक ही है। मैंने कहा देश की पॉलिसी ख़राब है सर, ये तो बकवास करते हैं, मैं नहीं सर, पॉलिसी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो मैंने कहना है। तो किसी भी जगह आपको आपके प्रस्ताव में आपकी संस्था या किसी के बारे में हमने नेगेटिव नहीं करना है। दूसरा, एसेंचुएट द रिलेवेंट पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन। आपका जो तजुर्बा है और आपका जो काम किया है, जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है, वो आना चाहिए। माना उसने प्रपोजल तो मांगा इरिगेशन के ऊपर, आप अपने एसएचजी के ऊपर बनाने का बैंड बजा रहे हो, ये गलत है नहीं, क्या तुक है। हाँ राइट, उसको हाईलाइट करना है, स्पेशली करना है, चाहे बोर्ड करना पड़े या कुछ करना पड़े, हमें वैसा करवाना है। और ये ज़रूर तीसरी चीज़ ये है साहब, आपको कई किस्म के कुछ अवार्ड मिले होंगे, हो सकता है आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया होगा, हो सकता है किसी पब्लिक ने कुछ रेट किया, हो सकता है किसी अखबार में आया हो सकता है किसी ने कुछ ताम्रपत्र कुछ दिया हो, उसको भी प्रॉपर्ली डालिए ना, उसको भी ठीक से अपने संस्था के जब विवरण कर रहे हो, बल्कि ये बनाइएगा अपने विवरण जैसे बना रहे हैं तो उसको ठीक करें। ब्रिंग फॉरवर्ड द एफिलिएशंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन विद अदर प्रोफेशनल बॉडीज़। येस, ये चीज़ आप आज कौन बैठा है यहाँ, बीडीसी वाले बैठे हैं, आप अपनी संस्था चलाते हैं, आप अपनी चलाते हैं, उसमें मेंशन करो ना, वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ बीडीसी विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड, क्या दिक्कत है। या वी आर ऑल्सो पार्टी रिकॉग्नाइज बाई नाबार्ड, ठीक है, ओके, समझे। बट ये बात लिखनी होगी, भूल जाते हैं, अरे यार क्या लिखना, छोड़ो, बीडीसी की बात को लिखने वाली बात है, बट लिख डालो ना, गलत तो नहीं, हाँ गलत नहीं, ज़बरदस्ती लिख दो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तो वो वैसा नहीं, बट अपनी पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह मैं अपनी बुराई अच्छाइयों को निकालूं, ये रखना ज़रूरी है आपके प्रपोजल में। फिर क्या है, स्वॉट एनालिसिस जानते हैं आप लोग, करा है, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, है ना, अपनी ही संस्था का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। बल्कि मैं तो निवेदन करूंगा हमारे जाने के बाद अगर आप ठीक समझें, अपनी संस्था का 2 राइटअप करें, अपने बारे में लिखें, मुझसे शेयर करिए, मैं उसमें कमेंट्स कर दूंगा कि आपकी अपने आप को कितना ठीक से बता पाएँ। हर एक में कमज़ोरी होती है, ये मत कहिए नहीं सब मैं तो, मेरे से तो अच्छा कोई चला कोई है ही नहीं, ऐसा मत कहिए, ठीक है, क्या छुपानी है मुझे वो छुपा लो, लेकिन कुछ कमी या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई थ्रेट वो बताओ, तब दूसरा कहेगा हाँ यार ये सही कह रहा है बात जो भी है, तो आपकी वैल्यू बढ़ी ना। अपनों कमज़ोरी बताने से आपकी वैल्यू कम नहीं होगी जी। एक और बड़ा इशू जो इम्पोर्टेंट है, हम जो अक्सर नहीं करते हैं, अगर हम बड़े अधिकारी बन जाएं या बहुत बड़ा बन जाए एनजीओ, मैंने जो कह दिया, बाकी आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, मेरे कर्मचारी हो, आप मेरे सब सहयोगी हो, कुछ नहीं बोलो भाई, मैंने कह दिया ऐसा होना है, यही होना है। आप चाहे मैं वो अंदर कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रोसेस ऑफ जब प्रपोजल में लिखो तो बोलो हम लोगों ने टीम में कंसल्ट करके ये प्रपोजल बनाया है, बस इतना लिखना है यार, एक लाइन,
करना क्या है, करो जो मर्जी। एक ये लिखना है कि ये हमारे एक्सपर्ट्स ने और हमने बैठकर, ये हमने कम्युनिटी के साथ बैठकर हमारी टीम ने ये निकाला। लो एक लाइन लिखा, पूरी काया पलट गई आपकी। छोटी सी बात है ना, एक एक बातें बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपकी कितनी इज्जत बढ़ गई, समझ रहे हैं आप। आगे जी, हाँ वी सब जगह आई तो कहीं नहीं कहा। हाँ ये तो शुरू से ही है, ये तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ नहीं हूँ, हम हैं, हमने क्या गलती हुई हमसे हुई। बल्कि लीडरशिप, मैं तो लीडर होता हूँ तब मैं कहता हूँ मेरे से गलती हो, मेरा निर्णय गलत था जिससे नतीजा निकला। हाँ मतलब ये बातें छोटी हैं जो दिखाती हैं। देखिए एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपको दिखानी है। आप ऐसा नहीं, बिना लीडरशिप के कोई संस्था कोई प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। अगला क्या है, शेयर द प्रोजेक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डन। हाँ अगर आपने सरकार के साथ जो प्रोजेक्ट किए हों मिलते जुलते या उसकी ज़रूर लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि दूसरा जब देख रहा होता है ना, अगर आपने नाबार्ड से करा है या किसी और स्टेट गवर्नमेंट से करा है या किसी कुछ ने किया है अगर, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। मतलब कुछ ठीक है, आपने चाहे एक्शन एड से करा हो, चाहे मंडेला गेट के साथ करा हो, जो भी करा हो, लेकिन एक सरकार की संस्थाओं के साथ काम किया है। एक फिर से मैं एक सच्चा उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैं नाबार्ड में DDM था 90 की बात है नहीं 2000 की बात है। तो मेरे साथ आप जैसे कोई एक मित्र आया NGO, मेरे से बैठा, बोला सर मुझे प्रोजेक्ट दे दो। दूर जी कोई प्रोजेक्ट दे दो। मैंने कहा यार प्रोजेक्ट तो ट्रेनिंग वाला है, हंसी बनाने का अभी तो इस समय नहीं है, और मेरे जो इसमें बरेली के अलॉटेड है उसमें से एक बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट है 3000 रुपये का। नहीं साहब दे दो। मैं कहा क्या कह रहा है यार, क्या करेगा 3000 रुपये प्रोजेक्ट में, तो तेरे तो आने जाने के पेट्रोल खर्चे हो जाएंगे। नहीं साहब दे दो, साहब दे दो। मैं कहा यार बेटा तू क्या बात समझ तो सही। बोले सर आप समझिए। मैंने क्या समझूँ सर, जिस दिन आपका ये सैंक्शन लेटर मुझे मिल गया ना, मैं 4 को दिखा दूँगा मैं नाबार्ड का के लिए काम कर रहा हूँ। सैफ उसका नाम है, मेरे फ़ोन में उसके रोज़ मैसेज आते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ। आज उसके पास सर 260 एम्प्लॉइज़ हैं, 200 करोड़ का रिकवरी का बिज़नेस बरेली और पूरे वेस्टर्न यूपी में कर रहा है। मैं नहीं कहता कि मेरे वजह से करा, लेकिन उसने पहली बात आज भी मेरे चरण छूता, दैट्स डिफरेंट इशू। बट ये चीज़ें बिकती हैं, मान खाती हैं, ठीक है। और बाई चांस आपको इस संस्था से कहीं से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला हो, किसी DC ने, किसी BDO ने, किसी ने भी लिख दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि प्रधानमंत्री लिखे तो ही लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, कुछ भी लिख दिया हो, बहुत बढ़िया, अच्छा डाल दीजिए। दैट लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस, बहुत फ़र्क पड़ता है। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन से बात हुई। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं और एक और सज्जन है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे ने जिन्हें मेरे CGM नाबार्ड में थे, हम 2 व्यक्ति हिंदुस्तान में हैं सर जिनको पाकिस्तान सरकार से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला हुआ है। क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं, सुनिए ज़रा गौर से। पाकिस्तान सरकार ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया था। एक सार्क जानते हैं आप, साउथ एशिया के 7 कंट्रीज़ का एक समूह है, उसके ऊपर डेयरी का प्रोजेक्ट मैंने किया था 1998 में। सोचिए पाकिस्तान से सबकी तारीफ हो सकती है, सचिन तेंदुलकर को भी तारीफ हो सकता है, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन नहीं देंगे, लेकिन मेरे को मिला हुआ है। मैं उस बात का गर्व करता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा, वो रिपोर्ट अपने आप में बड़ी अनूठी थी और हमने सिद्ध कर दिया था सर, ये आपको बता रहा हूँ कि और जो 5 कंट्री थे उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, 4 देश अगर मिल जाएं दुनिया की मिल्क मार्केट की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। हॉलैंड क्या होगा, अमेरिका क्या होगा, पोलैंड क्या होगा, ऐसी की तैसी कर सकते हैं अगर ये 4 देश मिल जाएं। कभी मिल ही नहीं सकते, बस यही रोना है। बट उस रिपोर्ट के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकारी लेटर से, अब किसी ने कदर करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो लेकिन आप इस तरह के अगर कोई रिकमेंडेशन लेटर्स हैं मांग लीजिए किसी से। DC साहब, अरे सर आपके साथ काम किया था, आपने कहा जरा एक लिख दो ना लेटर सर, ये लेके रख लो, काम में कहीं ना कहीं काम आता है। और आखिरी चीज़, हाँ अगर आपका किन्हीं अच्छी व्यक्तियों के साथ उठना बैठना है, जान पहचान है कि दीज आर आवर रिसोर्स पीपल, हो सकता है कि मेरे नाम लिखने से वैल्यू बढ़ जाए। मैं राकेश मल्होत्रा नहीं कह रहा, XYZ विजय महाजन जी का नाम लिखा, सर हम ये हमारे साथ भी एडवाइज़र हैं, हमें गाइड करते हैं, इस तरह के 3-4 नाम लिख दिए हमने, मेरे प्रपोजल की वैल्यू बढ़ जाती है। झूठा मत लिख दो, हाँ जी मोदी, आज जिससे बात कर भी सको उनसे पूछ लो, कह भी दो। आप लिख दिए नरेंद्र मोदी, योगी जी मेरे जान पहचान के और मेरे को मदद करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे बातें जो जहन में होते हुए भी हम शायद नहीं कर पाते, मगर इससे आपके प्रपोजल की, आपकी संस्था की इतनी इज्जत बढ़ जाएगी। बात कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताइए, छोटी बातें सब एक लाइन की बातें हैं, किंतु ये अपने आप में प्रपोजल को बढ़ाने में बहुत मत हो सकता। हाँ, तो अब प्रपोजल के मैं 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। पहला स्टेप तो एग्जीक्यूटिव समरी, जो प्रपोजल तैयार होगा वो क्या होगा हमारा, एग्जीक्यूटिव समरी होगी,
एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव और विजन ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा, फिर मेथोडोलॉजी जो इम्प्लीमेंटेशन कह रहा हूँ, ये अपने आप में इसके नंबर रहते हैं, किसके क्या कितने नंबर रहते हैं, कौन देता है, ये कल वाले सेशन में हम कवर करेंगे। तो 4 स्टेप हमारा ये हो गए। 5वां स्टेप होगा टीम। यस, ये बतानी पड़ेगी आपको मेरी टीम में कौन है या हम कर सकते हैं कैसे। आपको शायद पता नहीं, मालूम है नहीं मालूम, वर्ल्ड बैंक में, यूएनडीपी में और कई बहुत सरकार के संस्थाओं में टीम जब पूछी जाती है, बाई नेम पूछी जाती है, मिस्टर ध्रुव सिंह यादव रहेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी, नहीं चाहे वो टेक्निकल है चाहे एमआई है, जो भी जिस पद के लिए ले रहा हूँ मैं, हिदायत इस काम के लिए रहेंगे। अगर ये हिदायत और ये नहीं अवेलेबल हुए, इनके इक्वलेंट या इनसे बेहतर व्यक्ति रखा जाएगा, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल। बड़ा सीरियस कंसर्न है, स्पेशली टीम लीडर को लेकर तो बहुत ही सीरियस होते हैं। होता क्या, मैं विजय महाजन जी का नाम लिख देता हूँ प्रपोजल में, विजय महाजन विल डू इट, विजय महाजन तो लेने वाले नहीं है। तो ये कानून है, अंदर का इंटरनल है, और इसी पे आपके प्रपोजल रिजेक्ट और एक्सेप्ट होता है टीम के ऊपर। अच्छा, एक और जो मैं कल बताना चाह रहा था, टीम के जो बंदे लेने हैं, चाहे जैसे इरिगेशन का अगर प्रोजेक्ट है तो उसको इरिगेशन वाला होगा, फार्मिंग का एक्सपर्ट होगा या फाइनेंस का होगा, उसकी जब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मंगाई है वही रहनी चाहिए। ओवर क्वालिफिकेशन, अंडर क्वालिफिकेशन इज नेगेटिव। जैसे मैंने पीएचडी कर लिया, पीएचडी के बाद डीलिट, पता नहीं आप लोगों को मालूम ही नहीं मालूम, पीएचडी के बाद एक और डिग्री होती है जिसको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, वो अंतिम डिग्री होती है, वो भी मैंने कर रखी है। तो मेरे को अगर मैं वो लिख दूँ ना प्रपोजल में तो मेरे नंबर कट जाते हैं। और इतना बड़ा क्वालिफाइड आदमी क्यों कराओगे इस काम के, ये लॉजिक है उनका कि जिस काम है, जिस काम के लिए व्यक्ति बना है वही देना है। ये नहीं कि आप नोबेल प्राइज़ वाले को बोलोगे तुम मेरा टीम लीडर बन जाओ भाई, भारत रत्न वाले को लगा दिया नहीं है तो मेरा ये एसएसजी बनाएगा, तो इस बात का नंबर बनते हैं। तो टीम के बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये मैंने शायद डिटेल में बात नहीं हुई, किंतु ये क्या प्रोजेक्ट अपने में सस्टेनेबल है। आपकी संस्था ने बोला कि मैं यहाँ फॉरेस्ट्री के पेड़ लगाएंगे हम लोग, और उसका ये होगा, कितने के पेड़ लगेंगे, इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म कितना रहेगा, ये बात उसको हमें स्पष्टता लानी है। सब प्रोजेक्ट अपने आप में सस्टेनेबल होना, ये नहीं साहब मुझे जब तक ग्रांट मिलता रहेगा तब तक प्रोजेक्ट चलेगा, जिस दिन ग्रांट बंद हो गया तो हो गई इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। तो वो कहेगा तुम सर क्या सोच के आए हो, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये तो ड्रामे कर रहे हो तुम। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। रेप्लिकेबिलिटी की बात मैंने आपसे कर ली है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को कहीं पे कह पाऊँ कि साहब मैंने ये टीकाकरण का काम किया या स्कूल्स की एजुकेशन की बात करी या कुछ और किया, तो अगर मैं ये रेप्लिकेट कर सकता हूँ किसी और ज़िले में, किसी और राज्य में, किसी और परिस्थिति में, बहुत अच्छी बात। तो गवर्नमेंट लुक्स फॉरवर्ड टू सच रेप्लिकेबिलिटी। गवर्नमेंट एनीबडी। सिचुएशन एनालिसिस की बात अगेन बहुत डिटेल में है, हमें पूरी सिचुएशन किस परिस्थिति में हम हैं, क्या हमारी पृष्ठभूमि थी, आज कहाँ आगे कैसे ले जाना चाहते हैं, इसको सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं। एक और 10, 11, 12 पॉइंट ये रह गए। एक पेस्टल एनालिसिस करते हैं, इसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। लेकिन पिछले 2 साल से दुनिया भर की जो सबसे टॉप एजेंसीज़ हैं, सबसे बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने नया टूल निकाला है, उसको बोलते हैं पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल, एनवायरमेंट। ये है असली नंबर का काम पेस्टल। और मैं आपको दिखाऊंगा अगर अब टाइम नहीं है, आप कह रहे हैं ये नई चीज़ है और यही इंप्रेशन बनाती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्वॉट से भी बेहतर है। स्वॉट का ही भाई बहन है। थोड़ा पुराना हो गया। हाँ, स्वॉट ये बहुत, अगर पता नहीं उसमें, अच्छा कल दिखाएंगे, चलो पेस्टल एनालिसिस को बताऊंगा। लेकिन ये अपने आप में करना आपकी प्रोजेक्ट को 4 चांद लगाने वाली बात है। और आपको भी पता चलेगा कि साहब मैं जो ये जो कह रहा हूँ, ये करने वाला हूँ, क्या ये पॉलिटिकली कल को बीजेपी गवर्नमेंट घट गई तो क्या होगा, ये एनालिसिस हमें करना है। और इसमें दोनों अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों लिखी जाती हैं। पॉलिटिकली क्या अच्छाई बुराई हमारे प्रोजेक्ट में, लीगली क्या दिक्कत परेशानी है, इन्वायरमेंटली हमारा क्या होगा, सोशल में कैसे रहेगा, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। बट ये स्वॉट को मैं अब अपने प्रपोजल में स्वॉट नहीं करता हूँ, जितने मैं लिखता हूँ कराता हूँ उसमें मैं पेस्टल एनालिसिस करता हूँ। देन दिस अगेन इम्पैक्ट एनालिसिस, जो हमारी बात हो रही थी, आपने पहले शब्द भी लिखाए थे। अगर ध्रुव साहब अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बाद में ये नहीं लिखेंगे साहब मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से 10,000 किसानों को या 10,000 परिवारों को उनकी पोषण बेहतर होगी, उनके बच्चे स्कूल में जा पाएंगे, इसका ये लाभ होगा, और सरकार के इस आयाम के नियम मतलब उनकी जो अपेक्षाएं हैं जो है वो करें, तो अपने ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इसको पॉलिटिकल विल से लिंक कर पाऊँ, मैनिफेस्टो पॉलिटिकल विल ही है, यहाँ गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट बनता है। हर स्टेट गवर्नमेंट 5 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाती है, देखा आपने? अगर नहीं देखा तो आपकी गलती साहब, बहुत बड़ी गलती है।
आप देखो ना गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं ये करूँगा, मैं ये करवाया जाएगा, इसका एक तरीका, तो आप ये बोलो ना सर, सरकार आपको कह रहे हो ना, मैं माई बाप यही तो करना चाह रहा हूँ, तो बात बन गई ना। इसमें हम कहाँ से सरकार बोलती है ये करो और मैं कहूँ जी मैं तो ये करूँगा, तो बोलते हैं ठीक है यार करो यार, फिर क्या करना है। हर स्टेट का विजन डॉक्यूमेंट होता है, जब सरकार पावर में आती है वो ऑफिशियली बनाते हैं। मैनिफेस्टो तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट सरकार का होता है। ज़रूर पढ़िएगा, बिना इसके पढ़े आप लोगों को बिल्कुल आधार ज्ञान है आपकी प्रायोरिटीज़ है इसका। वो हर डिपार्टमेंट का बजट अकॉर्डिंगली सेट होता है। सरकार कहती है जी मैं तो बहुत सारे मकान बनाऊंगी, तो ये PWD वाले इनको 100 करोड़ कह दिए, बोला सड़कों बनाने वाला तो ठीक है बन गई, सब 5 करोड़ दूंगा, तो फिर आप इसकी बात इसमें जाओ ना, इसके प्रोजेक्ट को समझो ना, जहाँ पैसा है। जब तक वो विजन डॉक्यूमेंट आप पढ़ नहीं लेंगे, आपको अपने स्टेट की, अपने ज़िले की ज्ञान नहीं है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। ठीक है, कहाँ गया? स्टेक होल्डर एनालिसिस। सर स्टेक होल्डर क्या होते हैं, कुछ कोई बताएगा मुझे? ये बड़ा कॉमन शब्द है, आप लोग भी लिखते होंगे, पता नहीं स्टेक होल्डर क्या होते हैं। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोजेक्ट को प्रभावित करते हैं। करेक्ट, गुड, वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, बैंक वाला भी हो सकता है, NGO भी हो, सॉरी कोई भी, मतलब दोस्त प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो मैंने एक इसके लिए एक नई बनाई, मैंने क्या बनाई तो किसी और ने, मैंने उसको रिफाइन करके स्टेक होल्डर एनालिसिस करी। अब आज समय नहीं है, आप लोग जाना चाह रहे तो दिखाऊंगा मैं, कल मौका लगे तो कल दिखाऊंगा। एक टेबल बनाई है मैंने, और ये टेबल दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, उसके उन्होंने डेवलप करी है, दिखाने के लिए कि आपके प्रोजेक्ट में माना इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, NGO है, बैंक वाले भी 1 मिनट के लिए मान लो, उन सब का क्या क्या रोल होगा, आप उनको कब कब कैसे करोगे। होगी ना बल्ले बल्ले, मीडिया है जो बल्ले बल्ले होगी ना आपकी। आपने डिफाइन कर दिया मेरे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति का क्या रोल होगा, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ गई ना आपके प्रपोजल। ऐसे कौन लिखता है, कोई नहीं करता, मगर ये करिए ना। सीधे लिखते हैं कितने बेनिफिशियरी वो भी सब सही से मैं आप मुझे लेके आई प्रपोजल, मैं अभी बता दूंगा, कल लेके आ जाइए, मैं आपको सब बता, मैंने गलतियों की बात नहीं कह रहा हूँ कि मेरा तो यहाँ सिर्फ बताना है प्रपोजल्स को कैसे और सुदृढ़ और अच्छा किया जाए। हम कहाँ रहे, आपने इतना बढ़िया काम, सालों सदियों शताब्दियों से दशकों से काम कर रहे हैं, उसको और पेश करने की बात है। मैं तो पॉलिश करने की बात कह रहा हूँ, ठीक करना है, सब कुछ है आपके पास। नहीं, मैं ये नहीं कुछ नया खोद के लाओ आप, लेकिन उसको कैसे पेश करना है, कैसे बनाना है, और ये सब हम प्रपोजल में डाल रहे हैं ताकि मुझे रिकॉग्नाइज कर सकें। प्रपोजल है, कागज़ ठीक से बनाना है। आप पुराने कपड़े देखिए, अब अगले अगर अब हमारे साथ बनता जो भी अगर बनता है तो 2 महीने बाद देखिए प्रपोजल को क्या फ़र्क होगा, काय पलट हो जाएगी। क्योंकि और है सब आपके पास, मैं कोई बाहर से ला के दिल्ली से डालने वाला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा मैं, मुझे तो पता ही नहीं आप कौन है, आपके बोर्ड में कौन है, आपके कहाँ में रहते हो, मकान के सब मैं देखूंगा। अगर प्रपोजल लिखना है सब बातें आके देख के देखूँगा, अच्छा कितने बंदों से मिले, क्या बात हुई, उसको देखने के बाद मैं लिख पाऊँगा प्रपोजल। ऐसा नहीं, और आप तो रह ही रहे हो, 25 साल से रह रहे हो, तो आपको क्या नहीं, लेकिन आप उसको आप मीन्स स्टेक होल्डर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि साहब इसमें चाहे गवर्नमेंट का क्या रोल होना है, लाइन डिपार्टमेंट्स का क्या रोल लेना है, बैंकर का क्या रोल लेना है, कम्युनिटी का क्या रोल होगा। दिस ऑल इज़ वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, वेरी एक टेबल में आता है, केवल एक झलक में दूसरा स्टंड हो जाता है, अच्छा ये सब है, आपने एनालाइज किया है, गुड। और ये चीज़ें सब रिस्क एनालिसिस, ये भी आप नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने तो वही प्रपोजल अप्रूव किए हैं जो प्रोजेक्ट में रिस्क एनालिसिस करे। ये क्या होता है सर रिस्क एनालिसिस? क्रिएट करते समय अगर कोई आपदा आई, विपत्ति आई, क्या चुनौती आ सकती है, संभावना क्या है? क्या होगा, हर प्रोजेक्ट में, हर कार्य में करते समय कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, हमें नहीं जो पता वो भी आ सकती है। जैसे आपदा बताएं, मुझे थोड़ी पता कि अगले 6 महीने बाद बाढ़ आने वाली नहीं आने वाली, मुझे थोड़ी मतलब कोरोना आने वाला नहीं आने वाला, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ साहब ये दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये अनुमान लगा सकता हूँ गवर्नमेंट बदल सकती है, अगर इलेक्शन आने वाली है, अनुमान लगा सकता हूँ बजट में कोई लफड़ा समथिंग इस तरह, उसको रिस्क बोलते हैं। उन रिस्क को मैं कैटेगराइज करता हूँ, सीवियर, मॉडरेट, लो, 3 कैटेगरी में होता हूँ, और उस रिस्क को कैसे मैं एड्रेस करूँगा उसके बारे में एक लाइन लिखता हूँ। मैं कल बताऊँगा एक रिस्क एनालिसिस है, एजम्पशन नहीं है, रिस्क का एज्यूम ही कर रहा हूँ मैं। 6 महीने बाद बाढ़ आ रही कि मैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सबसे पहला रिस्क कहता हूँ सब गवर्नमेंट ने बॉडी बना दी, 1 मिनट के लिए आपने प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, एक ट्राइबल के लिए कर रहे हो या वट एवर यू डूइंग, उसके लिए ना गवर्नमेंट की कमेटी बना दी, वो कमेटी मीटिंग ही नहीं करती है आपस में, मिलती नहीं है। अब प्रैक्टिकली जानते हो गवर्नमेंट, हम लोग मिलने में ऐसी तैसी होती है, गवर्नमेंट वाले तो वैसे ही नहीं मिलते, तो वो रिस्क एनालिसिस हो गया। तो उसका क्या करोगे सोल्यूशन, कागज़ में तो कुछ तो लिखना है, क्या करोगे बताइए। अगर आपसे मैं पूछूं साहब, गवर्नमेंट के पास अप्रोच किया लेकिन वो दूसरे कार्य में व्यस्त थे। नहीं तो देखिए वो तो रिस्क हो गया।
अब इसका समाधान क्या है? समाधान भी देना है जनाब। एनालिसिस में मैं केवल समस्या का ढूंढने को नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रपोजल करने वाला हूँ साहब। मैं हर समस्या को ओवरकम करूँगा, क्या लिखूँगा वो भी लिखना है। मैं ये कहूँगा सर, जो पीएससीसी का चेयरमैन होगा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, एसीएस होगा सर, उनसे अप्रोच करेंगे ताकि मीटिंग टाइम से हो सके और उनको सीएस को इसकी मिनट्स रेगुलर देते रहेंगे। दे ना दे, जो कुछ वो लिख तो दिया आपने, काम हो गई। सही बात, समस्या का समाधान बता दिया। भाई ये सेक्रेटरी नहीं सुन रहा मेरी, तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे चला जाऊँगा, शिकायत नहीं करूँगा। मतलब तरीके हैं, ये चेयरमैन ऑफ द कमेटी है, इनसे अनुरोध करेंगे हम। या डोनर एजेंसी है, माना कि वर्ल्ड बैंक ने या भारत सरकार ने दिया, तो उनसे अप्रोच करें। लिखाना तो पड़ेगा ना, कुछ दिखाना पड़ेगा। उस तरह हर रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, उसका समाधान भी बताना है। ठीक है, आगे हो गया है, ख़त्म। हाँ, ये शायद आखिरी स्लाइड है आज की। बाकी एनालिसिस के स्लाइड्स अलग थी जो कल मैं करना चाह रहा, देखेंगे कल समय मिलेगा तो। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या करता है सर? पूरी आज जो बात करी अभी तक हमने, प्रोजेक्ट बैकग्राउंड बताता है, ठीक है, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट में बनानी है। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट एंड आउटकम्स आते हैं। प्रोजेक्ट में ये चीज़ वेरी क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि अल्टा, जैसे ये बता रहे हैं, डिलीवरेबल कह लो, आउटपुट कह लो, आउटकम कह लो। वैसे लॉग फ्रेम में आउटपुट आउटकम अलग अलग चीज़ है। इनपुट, आउटपुट, आउटकम, गोल या उसका इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो भी आना चाहिए, वो टेबल भी आनी चाहिए। ये चीज़ एक प्रपोजल में आती है। और अंततः कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है वो आता है हमारा। ये एक पूरे जो हम प्रयास करें, अगर ये 3 चीज़ें मेरी प्रपोजल में लिख के नहीं आ रही हैं तो मेरा प्रपोजल में कमी। और ये इतना आसान नहीं है, ये तो अंदर घुस के मुझे पूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। राइट, इसमें कुछ कहना है? हमने फटाफट जल्दी से कवर किया। रिस्क एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस और इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में कल अगर हम मौका मिला हम बात करेंगे, नहीं तो विल सी व्हाट इज़ टू डन। यहाँ तक कोई समस्या? हाँ जी, एक हाँ, ये मैंने कुछ नया ऐड किया है, शुरू किया और आपसे भी बात कर रहा था जब परसों। अगर हमारे वैद जी ने कोई प्रपोजल बनाया है अपने ज़िले के, बड़ा यूनिक बनाया कि मैं ये औषधि बना रहा हूँ, इस औषधि से ये फ़ायदे हैं, अब पूरा बना दिया और अंत में ये भी डाल दिया कि औषधि बनाने का कार्य शायद उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िलों में या बाकी राज्य में ऐसे ऐसे किया जा सकता है और इतने ढंग से करने में, इतने पैसे से करने से ये औषधि का फ़ायदा हमारी समाज को, हमारी जनता को, हमारे लोगों को मिलेगा, तो वो डाल दीजिए। तो ये भी इससे क्या बताता है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं अपने गांव तक सीमित नहीं हूँ, मैं अपने 4, 5, 10, 20 गांव तक सीमित नहीं हूँ, ये तो बल्कि पूरे देश या पूरे प्रदेश या उस जाति के लिए एक बड़ी सफलता सिद्ध होने वाली है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी, कि ये वाला प्रस्ताव यहाँ आपने जो बनाया वो प्रस्ताव बाकी जगह भी लागू किया जा सकता है उन्हीं परिस्थितियों में। हाँ, पता चला वहाँ जलवायु एकदम अलग है, क्लाइमेट अलग है, वहाँ खान पान ही अलग है, तो वो नहीं होगा, वहाँ जड़ी बूटी नहीं मिलती तो नहीं होगा, किंतु वैसी परिस्थितियों में लागू हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अब अगली बात में आगे बजट। बजट क्या होता है सर? जरा पीछे चलें। व्हाट इज़ बजट? अब आपसे जानना चाहूँगा। हाँ जी, हमारे मित्र कुछ बोलेंगे, थक गए? किसी काम को करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है। चलो ठीक है, मनी की आवश्यकता है, ओके, बस वही बजट है, कहानी ख़त्म। हमारी वहीं तक हम सोचते हैं अभी, मुझे ये कार्य करना है, इसके लिए मुझे 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10 जो भी चाहिए वो चाहिए, बस कहानी ख़त्म। सोचिए, यही तो बात, यही नया प्रारूप मैं आपको बजट का बताने वाला हूँ। हम यही सोचते हैं अक्सर, कोई गलत नहीं है इसमें तो। यहाँ कुछ और हम बजट बनाते समय अपने प्रपोजल में या क्या, या ध्रुव साहब आप बताइए बजट से आप क्या समझते हैं? एक प्रपोजल की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत बजट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप प्रपोजल लिखते हैं, उसमें लिखते हैं मुझे इतने ये कार्य करने, ऐसे करूँगा, इतना समय लगेगा, बला बला बला, और इस काम करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, है ना? यही बजट है जी। पैसा कैटेगरी वाइज करी है, कैटेगरी वाइज, गुड। कैसे कैटेगरी मीन्स? मैन पावर में कितना होगा, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, बढ़िया। तो आपने हमें बताया टोटल बजट की बजाय भाई मेरा एचआर में कितना खर्चा होने वाला है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च होने वाला है, मेरे डेस्कटॉप मतलब किताब, लैपटॉप ये वगैरह कुछ लेनी है तो उसका कितना खर्चा होने वाला है, ट्रेनिंग में कितना खर्चा होने वाला है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में कितना खर्चा होने वाला है, और फील्ड में कितना, और कैप्चर, ये सब मैं करूँगा, वर्गीकरण करता हूँ, तो मेरे बजट की प्रारूप एक अच्छा माना जाएगा। ये नहीं कि हवा में मार दी मैंने, साहब 10 करोड़ दे दो। जी बोलिए कुछ।
हाँ बोलिए। पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए प्रपोजल बनाया है जी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसका ये सब बजट जरूरी है। गुड, कुछ और बजट में लिखना चाहेंगे हम? एक्टिविटीज वाइज बनेगा कि किस एक्टिविटी में करना है, कितना करना है। सही बात करी। ट्रेनिंग के लिए मैंने 5 लाख रुपए मांगे तो 5 लाख में मुझे ये कार्य करना है। तो जो टेक्निकल पार्ट में जो बातें मैंने लिखी हैं उससे मेरे बजट की राशि मेल खानी चाहिए। दूसरी बात को क्या देखना है, इन कंकरेंस विद द रेगुलेशंस पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स एज एग्रीड अपॉन। कई बार हम जब ग्रांट लेते हैं या मांगते हैं, लेने वाले होते हैं जो संस्थाएं हैं, उनकी अपनी शर्तें होती हैं। साहब हम इन शर्तों पर या इन कंडीशंस पर देंगे कि आपका एक आदमी हमें रिपोर्ट करेगा, आप हमें महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे, आपका ऑडिट होना पड़ेगा, या आपके वाउचर सारे हमारे तक पहुँचेंगे। ये सारी बातों को भी ध्यान में रखना है और हमें बजट की बात करनी है। और बजट शुड बी रीजनेबल, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। मार्जिन रखिए, उसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी रखिए। मेरी आपसे राय है ज़रूर, मैं तो हर अपने बजट में पूरा टोटल करने के बाद 5% या 6% मिसलेनियस एक्सपेंसेस रखता हूँ। जनरली भारत सरकार के जो एनआरएल में बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उन्होंने मापदंड बना रखा है कि टोटल प्रोजेक्ट का 8% या ले लीजिए मैक्सिमम 10% स्टाफ कॉस्ट होता है, HR कॉस्ट बनता है। लेकिन मैंने ऐसे प्रपोजल भी देखे हैं जहाँ NGO ने अपने टोटल कॉस्ट का 60%, 70%, 90% सिर्फ स्टाफ की सैलरी मांगी है। ऐसे हैं, और शायद आपने भी पता नहीं कितने किए हुए, मुझे नहीं मालूम, करते हैं। ऐसे कोई प्रोजेक्ट किए भी है। हाँ तो मैं कहता रहूँ उद्देश्य कुछ और होता है सब है। जी, उनका भी एक उद्देश्य अलग हाँ होता है। करेगा दोस्तों, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट अगर मैं प्रोजेक्ट बनाते समय मैं अपने बंदों को ही सैलरी, मैं ही सैलरी ले रहा हूँ, तो मैं नहीं कह रहा गलत है, आई एम नॉट सेइंग समथिंग रॉन्ग इन इट, बट यस यार मैं इतने पैसा लगा रहा हूँ स्टाफ के ऊपर, तो अगर 100 लगा रहा हूँ तो 200 रुपये का कुछ आउटपुट तो निकले, तो हम कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट वो हमें दिखानी है। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, फाइनेंशियल कंपोनेंट जो हम बजट बनाएंगे, जो प्रपोजल में लिखेंगे, उसमें ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बजट जो हमने बात कर ली, उसके बाद मैं ऑडिट के बारे में ज़रूर बोलूँगा। 2 लाइनें ज़रूर लिखिए साहब, हम कॉन्करेंट ऑडिट भी करेंगे और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कराएंगे। फिर मैं क्या लिखूँगा, फंड मैनेजमेंट, ये भी एक छोटी सी बात है, इम्पोर्टेंट है। हमें अगर डोनर एजेंसी से फंड आएगा वहाँ यहाँ रखा जाएगा, इसके बाद इसकी डेलीगेशन अथॉरिटी ये होगी कि CEO और कंसर्न मैनेजर उसको डिलीट करेगा और उसके हम यूटिलाइजेशन होंगे, वाउचर पास होंगे, और जब भी डोनर एजेंसी चाहे तो हम उसको दिखा सकते हैं। अंततः एनेक्शर्स कई होते हैं, आपको अपने अपने फॉर्मेट हो सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स का एग्जांपल हो सकता है, आपकी अपनी सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, जो कुछ हैं वो आप एनेक्शर्स के रूप में डालेंगे। तो परसों जो हमने बात करी थी टेक्निकल और ये फाइनेंशियल मिलाकर मेरा प्रपोजल पूर्णतः स्ट्रक्चर के रूप में तैयार होता है। क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन होता है, QCBS बोलते हैं उसको, जिसमें कि हम आपके टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों प्रपोजल्स को देखते हुए आपको अंक देते हैं। उन अंकों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। पहला मापदंड ये तरीका ये है, जनरली यही सरकार भी यही करती है, भारत सरकार का भी यही है, राज्य सरकारों का भी यही है। दूसरा है क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन। मैंने सिलेक्शन करनी है तो मेरे पास 4 एप्लीकेशंस आई, एनालिसिस कर लिया, नहीं जी इनका सबसे बेस्ट क्वालिटी है, चाहे कीमत जो भी मांग रहे हो, नहीं मैं तो इनको ही लूँगा जा, और मैं उसका वो दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, मेरी कमेटी उसको ओके करेगी। तो मैंने वैसे चारों ने दिया होता पहले वाले उदाहरण में, तो इनके टेक्निकल नंबर कितने थे, 100 में से 75, इनके 80, इनके 50 हैं, जो भी थे। फिर फाइनेंशियल वो होते हैं जिसकी बिडिंग सबसे कम होती है। ये कहते हैं जी मैं काम 20 रुपये में कर दूंगा, ये कहते हैं कि मैं 80 में करूँगा, ये 75 में करूँगा, तो ये 50 में करूँगा। तो 20 का मापदंड हमारा अंडरलाइनिंग हो जाता है, जिसके बेसिस पे नंबर मिलते हैं। इनको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 20 मतलब 100, बाकियों को कम नंबर मिलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल बेसिस में ऐसे होता है। लीस्ट कॉस्ट, सिंपल सी बात, मैंने बोल दिया साहब ये काम होना है, इतने SHG गठित होने हैं, इतने टाइम में गठित होने हैं, इतनी महिलाओं के होने हैं, बोलिए साहब मैं 500 में कर दूंगा, 250 में कर दूंगा, तो जो भी होगा लीस्ट कॉस्ट वाला वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसको हम एक काम दे देंगे। और फिक्स बजट वाला है कि जी मेरे ही अंदर डिपार्टमेंट ने या मेरी सरकार ने या मेरे राज्य में ये तय है कि इतना ही 100 रुपये मिलेंगे ये काम करने के, भैया करना तो करो, नहीं करो तो मत करो। तो फिक्स कॉस्ट बेसिस पर भी मैं सिलेक्शन, कोई इसमें पैसे का ऊपर नीचे कुछ बिडिंग नहीं होगी। सिंगल सोर्स ये बहुत रेयर होता है, रेयर मतलब बहुत अलग ढंग से किया जाता है, जिसमें पूरे कहीं से ढूके संस्था या यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक या सरकार कहती है नहीं मैं तो साहब ये काम इन्हीं को दूंगा, क्योंकि ये इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, इतना इनको ज्ञान है कि शायद हिंदुस्तान में इनसे बेहतर व्यक्ति हमें नहीं मिल पाएगा। तो सिंगल सोर्स ले लिया। इसके लिए जस्टिफिकेशन बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि
बाद में नुक्ताचीनी करने वाली हमारे साहब देखो सरकार ने इसको ले लिया, इसको दे दिया, ये तो साहब सरकार इनकी पार्टी की है, ब्ला 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 सब होती है कहानी। तो जनरली सरकार ये करती नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस और वहाँ वो लोग करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है। सरकार हमारी जनरली ये कवर करती है। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ जी, ये भी देख लीजिए। इसमें एक और राज की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कोई नहीं आपको बताएगा। ये एवोल्यूशन क्राइटेरिया है साहब, ये आपको नहीं बताया जाता, या RFP में बताया जाता है कभी कभी कि मैं आपके प्रपोज़ल को किस ढंग से नापूंगा या मापूंगा, या कैसे आपके एग्ज़ाम के नंबर मिलेंगे। क्या नंबर मिलेंगे? एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बोला, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, कल उस दिन भी बता रहा था, उसमें मैंने एक स्लाइड दी थी कि आपको अपने बारे में अच्छा कैसे कहना है। एक स्लाइड दी थी, वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह उजागर कर सकती हैं। उसके 10 नंबर, ठीक। फिर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट दे प्रपोज्ड। हो सकता है कि आपने बहुत काम किया हो, मगर मैं बात कर रहा हूँ केवल SHG गठन की। SHG गठन में आपको अलग तजुर्बा है, आपका अपना तजुर्बा अपनी जगह है, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो उसके जिस काम के लिए मैं ये प्रपोजल बना रहा हूँ, मांग रहा हूँ, उसमें आपको क्या तजुर्बा है, उसके अलग से मैं 10 नंबर आपको दूंगा। तीसरा है साहब मेरा इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, जो मैंने एक स्लाइड देख के फटाफट काट दी क्योंकि टाइम नहीं था। सबसे ज़्यादा नंबर है इसके। देखिए सर क्या कह रहा हूँ मैं आपको, इम्प्लीमेंटेशन में पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल की बातें आती हैं, पूरी शुरू से लेकर सिचुएशन एनालिसिस और ये मार तमाम, इसके सबसे ज़्यादा नंबर है 40। ठीक है जी। फिर टीम, हम जो उसमें टीम खड़ा कर रहे हैं उसमें उसके 30 नंबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और टीम कौन सी साहब, ये बात गौर से देख लीजिएगा, और ये कानूनी बंदे होते हैं, लिख के देना पड़ता है। अगर मैंने अपनी टीम में इनको लिया, इनका अपना तजुर्बा है, प्रपोजल भेज दिया, कल को ये हट गए, या मैंने तो बात ही नहीं करी थी, ऐसी टीम में बनाने के लिए नाम लिख लिया था, तो मैं फंस जाऊँगा। या तो इनसे या इनसे बेहतर व्यक्ति मुझे मिल पाए तो मैं उनको रख सकता हूँ, नहीं तो मेरे का प्रपोजल रिजेक्ट। तो टीम को जब हम प्रपोज करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम तो जनरली जब प्रपोजल लिखते हैं, अगर मुझे इनको लेना है तो मैं लिखित में ले लेता हूँ, हाँ सर मैं खाली हूँगा, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ काम करने को तैयार हूँ। कल को मेरी जो स्क्रीनिंग होगी मैं कह पाऊँ हाँ साहब, हाँ कल को कोई मजबूरी पड़ गई, कुछ हो गया, नहीं आते, तो इनसे या इनसे बेहतर व्यक्ति को मुझे लेना अनिवार्य है, नहीं तो मेरी प्रपोजल रिजेक्ट। एक और 2-3 चीज़ें थी जो शायद समय इसकी वजह से नहीं, एक MIS है, MND है, ये समझते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है सर MIS? अभी शायद पूरे प्रपोजल में बात भी नहीं करी। नहीं सर, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं, ये आपका MIS है, आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। माना कि आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो 3 ज़िलों में या 50 गाँव में कर रहे हैं, तो उसकी क्या वीकली रिपोर्ट कौन सी आएगी, मंथली रिपोर्ट क्या होगी, आप किस लेवल पे आएगी, कैसे कंपाइल किया जाएगा, आपके ऑफिस में उसका कैसा एनालिसिस होगा, और आप डोनर एजेंसी को कैसे सूचित करेंगे, स्टेक होल्डर पार्टनर्स को कैसे सूचित करेंगे। ऑल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सिस्टम रहेगा जिसके तहत आप देखते रहेंगे, आपको उस सिस्टम से ये भी पता चलेगा कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या कमी है, या कहाँ त्रुटि है, या कहाँ देर हो रही है, और आप उस पर एक्शन लेंगे। इट इज़ वो एक किस्म का आप स्टेथोस्कोप है, आपका ECG है, करके देख रहे हैं, अरे नहीं यार तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ गई भाई, ये खा लो। तो वो अगर हमारे प्रोजेक्ट में अगर नहीं है तो हमने कर छोड़ दिया, बना रहा भैया पेड़ लगा ले, लगाता रहे, फिर 6 महीने बाद देखा अरे साहब यहाँ तो बाढ़ ही पड़ी थी, बताया क्यों नहीं, वो साहब मैंने तो आपने बताया कहाँ था। तो ये वीकली बेसिस पे रिपोर्टिंग रहती है, या मंथली या डेली, वॉट एवर यू फील लाइक, मगर इसके बारे में भी हमें कहना है। और MND क्या चीज़ है? मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन मेरा बड़ा विशेष प्रिय सब्जेक्ट है। किसी चीज़ को देखना, मॉनिटर करना, ये भी अपने आप में एक कला है। ऐसा नहीं सब हाँ कितनी बकरियों को हमने ट्रेनिंग दी और 20 बकरी का ट्रेनिंग दी, कितनी बकरियों के लिए ट्रेनिंग दी, ये ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं। किस प्रकार की ट्रेनिंग थी, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसके आगे बेनिफिट कितना बना, उसमें हमने क्या कुछ किया, ये चीज़ें हमें मॉनिटरिंग करनी है। और इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग में 2 फ़र्क हैं। मॉनिटरिंग हमारी प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग होती रहती है। आज हम कल से नवंबर शुरू हो जाएगा, नवंबर 2022 में प्रोजेक्ट शुरू किया, 3 साल का था। तो 3 साल में हमें मॉनिटरिंग बीच में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने कर सकता हूँ, मॉनिटरिंग करता रहूँगा। इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट के एंड पे होता है। इवैल्यूएशन जब मेरा 3 साल का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो एंड में होता है। जनरली जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें मॉनिटरिंग से पहले बेसलाइन भी की जाती है।
बेस लाइन क्यों की जाएगी कि मैंने आज यहाँ देखा सब ये परिस्थिति है, आज इतने लोग मरे पड़े हैं, भूखे हैं, या बला 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 जो कुछ हुआ, खड्डे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो फ़ोटो लेके रख ली, सब कुछ कर लिया मैंने। 5 साल के बाद देखिए साहब इनकी क्या स्थिति हुई। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। इवोल्यूशन अपने आप में पूरी गाथा है, वो आपकी कहानी सुना देगी आपको कि बिना जहाँ पहुँचे कि यार ये देखो ये सब कुछ हुआ था। ठीक है जी, आइए। हाँ, अब ये भी अंदर की, ये तो बिल्कुल गूढ़ मंत्र है प्रोजेक्ट का जो नंबरिंग देते हैं। जैसे उसके बेसिस में आपको बताया 3 संस्थाएं हैं, 3 संस्थाओं ने कोट किया है प्रोजेक्ट के लिए 1000, 1100, 1050। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल स्कोर इन्होंने क्या बना, इनका फाइनेंशियल स्कोर इसने सबसे कम किया है ना, सबसे कम किया ना, तो इसके बन गए 100 नंबर। इसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है तो बना 90 नंबर, और इसने थोड़ा सा कम किया, इसके बने 95 नंबर। ये ठीक है? जो सबसे कम बोलेगा उसके 100 नंबर, बाकी जितने से ज़्यादा बोलेंगे उसके उतने नंबर कम होते चले जाएंगे। सीधी सी बात, राइट? ये बिडिंग, ये फाइनेंशियल बिडिंग आपके सामने नहीं खुलती, ये पहले अलग से सबमिट करनी होती है, टेक्निकल अलग सबमिट करनी होती है। जिस दिन खोली जाएगी उस दिन बैठक बुलाई जाती है, सबके सामने विधिवत कानूनी रूप में ये खोला जाएगा, फिर टोटल किया जाता है। तो ये आपके फाइनेंशियल स्कोर हो गया। फाइनेंशियल स्कोर मीन्स आपके प्रपोजल को क्या आपने फाइनेंशियल जो बिडिंग पैसा मांगा उसके बेसिस पे ही। फाइनेंशियल स्कोर की माना मैंने 1 मिनट के लिए वेटेज दे दिया 25% या 0.25। एक फाइनेंशियल टेक्निकल 2 चीज़ें हैं ना सर, इन दोनों को जोड़ दें तो 1 बन जाएगा या 100 बन जाएगा कह लीजिए। तो फाइनेंशियल स्कोर की वेटेज हमने दी 25%। हो सकता है वो संस्था 30% दे, हो सकता है वो 10% दे, हो सकता है 50% दे। मैं जनरली जो आज हो रहा है पूरी दुनिया में वो ऐसा ही होता है। 25% वेट देते हैं फाइनेंशियल को और टेक्निकल को देते हैं 75%। टेक्निकल का मैंने ये उदाहरण दे दिया आपको, ये टेक्निकल नंबर मिलने, तो उस टेक्निकल में माना कि आपको ये स्कोर मिला, ए वाले को 86, बी वाले को 92 और ये मिला ऐसे, राइट? अब हमारे पास ये स्कोर भी आ गया, ये स्कोर भी आ गया। हमने दोनों स्कोर को मल्टीप्लाई करके हमारे वेटेज देने के बाद हमने फाइनल स्कोर हमारा यहाँ पहुँचा। प्रोपोर्शनेट वेटेज दिया जाएगा दोनों को, और मेरा ये स्कोर अल्टीमेटली बना, जिसमें से कौन सेलेक्ट हुआ, ये वाली संस्था। तो ये एक्चुअली आप तो सिर्फ प्रपोजल बनाकर और देने तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब एवोल्यूशन होता है फाइनली, जब वो एजेंसी आपको अवार्ड करती है, जिसको भी अवार्ड करेगी, वो ये फार्मूला अपने अंदर लगा के करती है। ठीक है सर, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब प्रपोजल की जब बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि किस तरह आपको किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर देना है, समझना है, ठीक करना है, और कैसे आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल में बिड हो सकता है। आप जैसे थोड़े हेरा फेरी वाली बात बताता हूँ। मैं जब बिड करता था किसी संस्था के लिए, जब मैं ग्रांट अवार्ड करता बात अलग थी, लेकिन बिडिंग भी करता था। अच्छा, इसके लिए मेरे को लगता है वो वाली संस्था भी करेगी यार, वो बहुत बड़ी संस्था है, मगर उसका स्टाफ की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और वो तो दिल्ली बेस्ड है, उनको तो यहाँ आने में खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। मेरे को उम्मीद है कि शायद मैं उनसे पैसे कुछ कम कर सकता हूँ। ये भी मुझे मापदंड, ये रणनीति है, मार्केटिंग स्टडी है। यहाँ कहें अरे यार ये तो वो लोकल संस्था है, इनके पास तो स्टाफ ही इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोकल है, तो ये बातों का थोड़ा सा मेरे को लगा के फिर मैं अपने फाइनेंशियल बिडिंग तैयार करूँगा। नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि हमारे इस 2 सेशंस में आप प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखा जाता है उसके बारे में ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। जैसे आपने जाना और हमने आपको बार बार समझाने की प्रयास किया, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने में हमें सीरियसली अपने पूरे आंकड़ों को, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को ठीक से रखना चाहिए। तो प्रपोजल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो मैंने आपको बताए। सिचुएशन एनालिसिस बतानी है, फिर बाद में उसकी क्या हम लोग मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट करने वाले हैं, हमारी टीम क्या होगी, स्वॉट एनालिसिस या पेस्ट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, और इस प्रकार के स्टेक होल्डर एनालिसिस भी हमने कई इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। साथ ही में ये भी मैंने बताने का वो प्रयास किया कि आपकी अपने एनजीओ के बारे में, अपनी संस्था के बारे में किस प्रकार से, किस ढंग से आप अपनी बातों को ठीक से रख सकें, ताकि दाता संस्था आपको भली भांति समझ पाए और आपकी विशेषताओं को जानकर प्रस्ताव को स्वीकृत करने में उनको आसानी हो। मैं इस संदर्भ में आपके अगर कोई और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया और समय दिया,
और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य काल में आपको हमारे इस सेशन से कुछ लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।